हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। तो आज का पहला केस है शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल। अब केस 498 ए पर है, लेकिन ये थोड़ा और डिफरेंट है, राइट। और अगर आप इस पे आंसर प्रिपेयर करते हैं या लिखते हैं तो ये केस आपको 100% ऐड करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसमें खुद सीजीआई जस्टिस गवाई बैठे थे और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें कही गई। मीडिएशन के रोल को हाईलाइट किया गया। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। अब फैक्ट्स जो है वो वैसे ही हैं जैसे आम शादियों के होते हैं, जो 490 के गिरफ्त में आ जाती हैं। शिवांगी बंसल जो कि एक आईपीएस ऑफिसर भी हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड पर, साहिब बंसल पे बहुत सारे केसेस लगा दिए। 6-7 सिविल डिस्प्यूट्स लगा दिए, क्रिमिनल केस तो इतना ज्यादा, इट वाज अ बराज ऑफ चार्जेस। कोई ऐसा चार्ज नहीं जो शिवांगी बंसल ने छोड़ा हो 490 के साथ साथ। अटेम्प्ट टू मर्डर 376, 377, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल ट्रेसपास, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, हर्ट, wrongful confinement and kidnapping। मतलब इतना, it was literally an IPC book pasted in that FIR, right। अब ये साहिब जी हैं, उन्होंने रिटेलिएट किया केस में। ऑब्वियसली ही ट्राई टू प्रूव कि बहुत सारे चार्जेस बोगस हैं और ये वेंजफुल FIR है, लेकिन इन केसेस का एक जो सोसाइटल, क्योंकि इट वाज अ सोशल लेजिस्लेशन, नो, दैट इज द रीजन व्हाई कोर्ट्स हैव अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स ऑफेंसेस which are incorporated specially for women's safety। हालांकि इसके मिसयूज को मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इनका एक अलग, एक कोर्ट की नजर में इन कंप्लेंट्स की एक अलग अहमियत है। खैर, अब इन केसेस के चलते इतना लंबा जो लिटिगेशन बैटल चला, इसके चलते साहिब को कम से कम 3 से ऊपर महीने जेल में रहना पड़ा। उनके फादर को भी जेल में रहना पड़ा। इट वाज 109 days एंड 103 days रेस्पेक्टिवली, विच इज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम इफ यू आस्क मी। अब इस केस का जो मेजर क्वेश्चन है, जो हार्ट है इस केस का, वो ये है कि विमेन्स राइट टू सीक प्रोटेक्शन एंड जस्टिस, है ना, उस राइट को 490 के मिसयूज के साथ कैसे बैलेंस किया जाए। क्योंकि एक सडनली एक दौर आ गया है जहां पे यूज से ज्यादा ये सेक्शन मिसयूज होने लगा है, और बहुत रैम्पेंटली, बहुत ब्लेटेंटली। और वो मिसयूज जो है वो पूरे के पूरे परिवार को परेशान करता है। द एंटायर फैमिली हैज टू सफर, बस क्योंकि किसी ने गलत FIR कर दी और उसे सही तरीके से एड्रेस नहीं किया गया उस मिसयूज को। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2020 में एक गाइडलाइन इशू करी थी, जिसमें उन्होंने FWC के एस्टैब्लिशमेंट को हाईलाइट किया था। FWC फैमिली वेलफेयर कमेटी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना था कि इस तरह के जो मैटर्स होते हैं 498A से रिलेटेड, उनको आप कोर्ट में आने से पहले एक बार खुद स्क्रीन कीजिए। और इस कमेटी का यही काम था, बिफोर अ मैटर रिलेटिंग टू 498A रीचेस कोर्ट, you screen it so that you can really understand the authenticity of these charges। 498A के साथ लगाए गए सारे चार्जेस को आप पहले स्क्रीन कीजिए, खुद समझिए एक सरफिशियल एग्जामिनेशन पे कि क्या ये चार्जेस ऑथेंटिक हो सकते हैं, क्या जो कंप्लेन की जा रही है विमेन द्वारा उसमें जेन्युइननेस है। अगर उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर और एविडेंट चोट नहीं दिखाई दे रही तो वो सारा मैटर FWC के पास जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था, इसका इसलिए नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसी ऑर्डर को, इस गाइडलाइन को अपहोल्ड करते हुए कहा कि FWC की जरूरत पूरे देश को है, right? And that is the reason why this case is important, because again it talks about establishing a separate committee to screen cases under section 498A। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इम्प्लाइडली मीडिएशन के रोल को हाईलाइट कर रहा है, क्योंकि फैमिली वेलफेयर कमेटी की जो फंक्शनिंग है, जो की पूरी मॉडल ऑफ ऑपरेशन है, वो मीडिएशन से मिलता जुलता है। तो एक्सप्रेसली दे डिड नॉट टॉक अबाउट मीडिएशन, बट ऑन द डीप डाइव ऑफ दिस केस यूड अंडरस्टैंड। खैर, इस 498A का जो मिसयूज का ट्रेंड शुरू हो गया है, कोर्ट ने इसको भी हाईलाइट किया। अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो 2014 का जजमेंट है, शायद आप लोगों में से किसी ने पढ़ा भी हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको हाईलाइट किया था। ठीक है, वो कुछ इनिशियल केसेस में था जहां पे 498A की मिसयूज को देखा गया था,
और वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये 498A जो है वो हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो आप जरा सोच समझ के कोर्सिव मेजर्स लीजिए, क्योंकि पता नहीं इस चीज का प्रोबेबिलिटी बढ़ता चला जा रहा है कि केसेस में जो है जेन्युइननेस कम है, फॉल्स क्लेम्स बदले की आग में इंस्टीट्यूट किए हुए नजर आने लगे हैं। लेकिन ये जो वार्निंग थी वो वार्निंग की तरह ही रह गई और इसको बहुत सीरियसली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कोर्ट ने सबसे पहले तो ये देखा कि आप इस केस को एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, ठीक है। शिवांगी बंसल जो कि काफी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे है, क्लियरली अपनी पोजीशन का फायदा उठा के इतना कॉम्प्लिकेटेड केस अपने इनलॉज के अगेंस्ट बना चुकी हैं। कोई उन्होंने सेक्शन नहीं छोड़ा, उसमें से कुछ सेक्शंस एब्सोल्युटली बोकस हैं, 354 भी लगा रखा था, ठीक है। तो वो कुछ भी किडनैपिंग तक लगा रखा था, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रिस्ट्रेंट, पता नहीं क्या क्या लगा रखा था, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी लगा रखा था, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी भी लगा रखा था। मतलब बहुत सारे चार्जेस थे, देवर मोर देन 25-30 चार्जेस एक सिंगल एफआईआर में। इमेजिन अगेंस्ट वन सिंगल पर्सन इन अ फैमिली मैटर, ठीक है। तो साफ सुथरा नजर नहीं आ रहा कि इस एफआईआर में कुछ गड़बड़ है। इतने सारे चार्जेस एक ही व्यक्ति के खिलाफ, इतनी लंबी शादी थी, इतना सब कुछ हो गया, है ना। तो आप पहले तो देखिए कि चार्जेस की ऑथेंटिसिटी क्या है, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड वेदर द चार्जेस आर ऑथेंटिक एंड दिस नीड्स टू बी एग्जामिन्ड एट अ वेरी अर्ली स्टेज। सबसे पहले तो आप देखिए कि चार्जेस की ऑथेंटिसिटी है कि नहीं, क्योंकि जब फैमिलीज को इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस में इन्वॉल्व कर लिया जाता है ऐसे ऐसे केसेस में, तो जो लड़ाई है वो बहुत लंबी चलती है, और वो लंबी लड़ाई जो है फैमिलीज को बहुत ट्रॉमा दे जाती है। इतना उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया है, उसकी जॉब पे असर पड़ा, उसके एल्डरली फादर जेल में रहे, वो जेल में रहा, वो सब इट कैन नॉट बी अनडन। that trauma that the family had to go through can never be undone, and that is why you need to check at a very very early stage कि क्या चल रहा है या क्या हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल 142 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को यूज करके सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी शादी को डिसॉल्व किया, ठीक है। द फर्स्ट थिंग दैट सुप्रीम कोर्ट डिड वाज टू डिसॉल्व देयर मैरिज यूजिंग देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर अंडर आर्टिकल 142। देन दे put a halt, they quashed all criminal and civil cases against साहिब बंसल, कि जितने भी ये केसेस लगा रखे हैं इस व्यक्ति के खिलाफ सबको क्वॉश करो, और शिवांगी जी के ऊपर एक एक फ्यूचर में इस मामले से किसी भी तरह का कोअर्सिव एक्शन लेने की मनाही भी इशू कर दी कि आप कोई भी फ्यूचर लिटिगेशन आप इंस्टीट्यूट नहीं कर सकती, हैव डन इनफ। एक पब्लिक अपॉलॉजी ऑर्डर करी, क्योंकि दिख रहा था कि भाई गलत है ये एफआईआर, पोजीशन पावर को मिसयूज करके इंस्टीट्यूट की गई है। तो आप उस फैमिली को जिसको आपने इतना इरेशनली अनरीजनेबली सफरिंग पे मजबूर किया है, आप एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी पब्लिश करेंगी एक नेशनल न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पे, ताकि दुनिया को पता चल सके कि एफआईआर का नेचर झूठा था, ताकि ये जो डेफेमेशन हुआ और जो इसकी इमेज मलाइन हुई है समाज में वो थोड़ी बहुत तो कम से कम रिस्टोर की जा सके। साहिब बंसल की फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन दी गई, क्योंकि of course the probability that she might influence her position once again was still there and court acknowledged it very properly, ठीक है। अब एफडब्ल्यूसी की जो वर्किंग है, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इशू करी थी, वो किस तरह से होती है। एफडब्ल्यूसी में सबसे पहले मैजिस्ट्रेट जो है वो 498A से रिलेटेड मैटर को एफडब्ल्यूसी में भेज देता है। एफडब्ल्यूसी क्या करती है कि उसमें 3 मेंबर्स हैं और वो मिक्स हो सकता है, कोई यंग मीडिएटर, एडवोकेट जिसकी प्रैक्टिस 5 साल से ऊपर है, कोई रिटायर्ड जज, ठीक है, डिपेंडिंग की भाई डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी किस तरह से कमिटी बना रही है। तो डीएसएलए के उसमें एडजुडिकेशन में आएगा और 3 मेंबर की कमिटी होगी। कुछ भी मतलब कोई भी मिक्स लिया जा सकता है, मीडिएटर का, एडवोकेट का, जूरिस्ट का, रिटायर्ड जूरिस्ट का, एजुकेटेड स्पाउसेस ऑफ सीनियर जुडिशियल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, उनको भी रखा जा सकता है। एफडब्ल्यूसी के मेंबर्स को एज विटनेस नहीं बुलाया जाएगा उन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, अगर ये चार्ज आगे चलता है तो। इफ एट ऑल ट्रायल हैपेंस ऑन द चार्जेस, देन एफडब्ल्यूसी मेंबर्स वुड नॉट बी कॉल्ड अपॉन टू टेस्टिफाई, ठीक। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने वाली। कंप्लेन एफडब्ल्यूसी तक कैसे जाएगी ये मैं आपको समझा ही चुकी। उनका काम है कि दोनों पार्टीज के 4 बड़े लोगों को, एल्डेस्ट लोगों को समन करके उनसे बात करना,
मीडिएट करना, दोनों के डिस्प्यूट को प्रॉपरली समझने की कोशिश करना और मीडिएशन से उसे रिजॉल्व करना। 2 महीने तक ये चलेगा। इस 2 महीने में पुलिस अपना काम कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, व्हाटएवर इट इज दैट दे हैव टू डू, दे कैन डू इट, बट दे कैन नॉट टेक अ कोअर्सिव एक्शन फॉर दोस 2 months जब तक कि मैटर एफडब्ल्यूसी के पास है। अगर एफडब्ल्यूसी सेटिस्फाई हो जाता है कि भाई कोई ऑथेंटिसिटी नहीं चार्जेस में, एक्चुअली बोगस एफआईआर है, तो वो रिपोर्ट अपनी सबमिट कर देंगे और इस रिपोर्ट के बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट जज अपना फैसला सुना सकता है। अगर मैटर सेटल हो गया है तो केस डिसमिस कर दिया जाता है। अगर एफआईआर या चार्जेस में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं तो मैटर डिसमिस कर दिया जाता है। लेकिन अगर एफडब्ल्यूसी को लगता है कि नहीं, चार्जेस में ऑथेंटिसिटी है और ये इट नीड्स टू बी पुट ऑन ट्रायल, देन इट कैन सेंड अ सिमिलर रिपोर्ट स्टेटिंग दिस थिंग और फिर उस पे प्रॉपर ट्रायल चलेगा जैसे कि पहले चला करता। ठीक है। अब ये द व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, व्हाई एम आई हाईलाइटिंग दिस केस ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि ये कमिटी सिर्फ हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बेसिस पे बनाई गई थी एंड इट वाज ओनली इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। नाउ सिंस यू नो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज upheld this order, it has a nationwide implementation FWC, और कोर्ट ने कहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक FWC तो होनी ही चाहिए और वो बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाइडलाइंस में प्रोवाइड किया था। सो नाउ देयर इज a new department that is to be created which would prevent the misuse of or the growing misuse of section 498A। अगर आप अपना आंसर 498A पे लिख रहे हैं तो अब आप ये मेंशन करेंगे ही करेंगे, ये इतना वाइटल है, इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट इवेंट है। ठीक है। कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस में आपको सब बता ही चुकी हूँ। फैमिली वेलफेयर कमेटी की क्या गाइडलाइंस है, अब टोल्ड यू अगेन, राइट। सेक्शन 85 एंड 86 हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन 85 कॉरेस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 498A और ये क्रिमिनलाइज करता है क्रूअल्टी बाय अ हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स अगेंस्ट अ वुमन, प्रिस्क्राइबिंग अ पनिशमेंट अप टू 3 years along with फाइन। 85 में जिस क्रूअल्टी को पनिश किया जा रहा है 86 में उसी क्रूअल्टी को डिफाइन किया गया है। ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे केस पर, एक्स वर्सेस वाई। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ये कहीं ना कहीं द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 में दे रखा है उसका एक नेगेटिव इम्प्लीमेंटेशन है। कैसे, ये मैं आपको समझाऊंगी। अब एक्स वर्सेस वाई के केस में क्या हुआ कि कपल शादीशुदा है, उनकी शादी को सिर्फ 18 महीने हुए हैं, बट शादी चली नहीं, लड़ाइयां झगड़े और पता नहीं क्या क्या, म्यूचुअल डिवोर्स के लिए दोनों अग्री कर जाते हैं। पहला मोशन फाइल होता है दिल्ली हाई कोर्ट में और एक सेटलमेंट दोनों पार्टीज के बीच में हो जाता है और मुंबई में एक फ्लैट सिचुएटेड है जो कि वाइफ को दे दिया जाता है एज पार्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, कि ये फ्लैट है और यही तुम्हारा प्रॉपर पूरा सेटलमेंट है। ठीक है, वो फ्लैट ले लेती है, सेटलमेंट पूरा, दिल्ली हाई कोर्ट में फर्स्ट मोशन फाइल्ड, एक्सेप्टेड, एवरीथिंग इज हैपनिंग। सेकंड मोशन में ये अपना कंसेंट विड्रॉ कर लेती हैं कह के कि नहीं, वो आई नीड अ बेटर डील, द फ्लैट इज नॉट इनफ, आई नीड 12 crores ऑफ एलिमनी। अब देखो जो कॉन्टेक्स्ट है इस केस का, ये जो लेडी है जो इतना मैसिव मेंटेनेंस एलिमनी सेटलमेंट डिमांड कर रही है, उसकी शादी को सिर्फ 18 महीने हुए थे। दिस एक्चुअली हैज अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन अ सेटलमेंट केस और अ मेंटेनेंस एलिमनी केस। शादी की ड्यूरेशन जो है वो स्त्री के शादी में कंट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करती है। जितनी छोटी शादी उतना कम कंट्रीब्यूशन, राइट। तो जब शादी टूटेगी वो उतने ही कम राइट्स फिर अक्रू कर पाएगी। जितना ड्यूरेशन लंबा होता है माना ये जाता है कि उतना ही सैक्रिफाइस, उतना ही एडजस्टमेंट, उतना ही टॉलरेंस इस लेडी का रहा होगा, है ना। तो उसके राइट्स उस हिसाब से क्रिएट होते हैं, राइट। तो अब यही केस है और इसी ये चीज है जो इस केस को बेहद इंटरेस्टिंग बनाती है। अभी लेडी जो है पढ़ी लिखी है, एमबीए है, आईटी प्रोफेशनल है एंड इसकी कहीं पे भी नौकरी लग सकती है, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। मेंटेनेंस इसलिए इसने मांगा क्योंकि इसके हिसाब से शादी के वजह से जो क्रिमिनल केसेस, क्योंकि हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे पर क्रिमिनल केस भी लगा रखा था, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर कर रखी थी, तो इसका कहना था कि एफआईआर वगैरह जो हुई मेरे खिलाफ उसकी वजह से क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया मेरे अगेंस्ट। हालांकि चलो वो क्वॉश भी कर दी गई, उनको द चार्जेस वर विदड्रॉन, नॉट क्वॉश, सॉरी, दे वर विदड्रॉन, बट डिस्पाइट दैट दिस इज समथिंग दैट समटाइम्स आई हैव टू
disclose when I'm applying for a job, and this creates a hindrance in my employability, and that is the reason why I require this much amount. हस्बैंड की जो डिक्लेयर्ड वेल्थ है वो ही काफी ज्यादा है, इट्स अराउंड 3.54 करोड़, राइट, एंड ही एविडेंटली कम्स फ्रॉम एन एक्सट्रीमली वेल्दी फैमिली. लालच बुरी बला है. वाइफ कंटिन्यू एक डिस्प्यूटेड फ्लैट में रह रही है, जिसका फैमिली पे डिस्प्यूट चल रहा है उसमें वो रह रही है. मुंबई वाला फ्लैट जो दिया गया था वो बिल्कुल नॉन डिस्प्यूटेड था, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं था. अब टेंशन क्या है? कोर्ट लीगल टेंशन. कोर्ट मतलब द क्वेश्चन इज, should a well-educated, employable spouse be allowed to demand such massive settlement or alimony or maintenance? That is the question. Or should they be expected to become self-reliant or work and, sustain themselves without really depending on their ex-partner? ये है क्वेश्चन. अब देखो, इसको ऑपोजिट कर दो. यहाँ पे एक लेडी एलिमनी मांग रही है और आदमी जो है कमाता नहीं है. जैसे इस सिचुएशन में लेडी नहीं कमाती, इसलिए एलिमनी मांग रही है. ठीक है, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहां पे वो एलिमनी मांगती है उस आदमी से जो कमाता नहीं है. कोर्ट इस सिचुएशन में क्या कहेगा? एक कोर्ट का स्टैब्लिश्ड स्टैंस रहा है कि अगर तुम काम कर सकते हो, शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हो और नौकरी पा सकते हो, काम कर सकते हो, तो ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को बहाना देकर एलिमनी डिनाई नहीं की जा सकती. मेंटेन आपको फिर भी करना पड़ेगा. अगर आप काम कर सकते हैं, शरीर से अच्छे हैं, तो फिर काम करिए, है ना. आप जबरदस्ती आप अगर काम नहीं कर सकते, अपने आलस्य को अपना एक्सक्यूज बना के वाइफ को उसके राइट से डिनाई आप नहीं कर सकते. That is the established stance when it comes to maintenance demanded by the husband. अब आता है उल्टा कि भाई the maintenance section itself starts with a wife who can claim a maintenance. Who can claim maintenance? A wife who is unable to support herself, who is unable to maintain herself. This is very very important. एक ऐसी पत्नी जो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, वो मेंटेनेंस डिमांड कर सकती है. अगर एक आदमी काम कर सकता है तो उस पर मेंटेनेंस की एक मैंडेट लगा दी जाती है. यहाँ पे क्या मेंटेनेंस औरत के काम करने की क्षमता को कंसिडर नहीं करना चाहिए? क्या मेंटेनेंस जो है वो इस बात पे भी डिपेंड नहीं करना चाहिए कि लेडी भी काम कर सकती है? अब तो जमाना चेंज हो चुका है, सिचुएशन बदल चुकी है. फीमेल कैन गेट एज मेनी अपॉर्चुनिटीज एज मेन कैन इफ दे हैव एजुकेशन, इफ दे हैव क्वालिफिकेशन. तो उनको नौकरी से रोकने वाला अब समाज में ऐसा कुछ है नहीं खास, राइट. तो फिर आपको काम करने से क्या रोक रहा है? तो आप क्यों जबरदस्ती अबला बनी हुई है, डिपेंडेंट बनी हुई है? ठीक है, क्वांटम ऑफ डिमांड वॉज हेल्ड टू बी रिडिकुलस. कोर्ट ने कहा 18 महीने की शादी आप 1 करोड़ महीने का मांग रही हैं, किस बिना पर? बच्चे नहीं है, शादी में ऐसा कुछ सैक्रिफाइस भी आपने किया नहीं है, 1 साल से कुछ ऊपर की शादी है, 2 साल भी पूरे नहीं हुए. इतनी ब्रीफ मैनेज में इतना राइट आपका नहीं बनता कि आपको फ्लैट भी दे दिया जाए, 12 करोड़ रुपया भी दे दिया जाए, 1 करोड़ महीने का. ऐसी क्या जरूरतें हैं जो 1 करोड़ चाहिए महीने का? खैर, जरूरतों का तो कोई अंत नहीं. दूसरा जो कोर्ट ने एक थोड़ा मॉरल पुलिसिंग सी कर दी, बट इट इज नेसेसरी इन केसेस लाइक दीज कि इफ यू आर सेल्फ रिलायंट, इफ यू कैन गेट एम्प्लॉयमेंट, यू आर एजुकेटेड, यू आर वेरी वेल एजुकेटेड, यू आर एन MBA फ्रॉम अ गुड कॉलेज, ठीक है, आपको हैंडआउट्स पे डिपेंड करने की क्या जरूरत है? आप डिग्निटी के साथ जिए, है ना. खैरात पे डिपेंड ना करके आप अपनी दुनिया, अपनी नौकरी, अपना सस्टेनेंस खुद डिसाइड कीजिए. वो आपको ज्यादा इंडिपेंडेंस देगा, वो आपको ज्यादा डिग्निटी देगा. So the court encouraged her to seek employment in IT hubs like Bengaluru, Hyderabad, which she claimed that she could if the FIR had not been filed. 2 चॉइस ऑफर की गई मैडम को कि आप मुंबई वाला फ्लैट ले लीजिए एक, या फिर आप 4 करोड़ लमसम ले लीजिए सेकंड. इसके अलावा कुछ नहीं, दोनों में से एक. ठीक है, मुंबई का फ्लैट फ्री ऑफ इनकम्बरेंस है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, टाइटल बहुत रीजनेबली ट्रांसफर किया जा सकता है. अब आता है नो एक्सक्यूज फॉर वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट. आदमी को भी ये एक्सक्यूज नहीं लेने दी जाती अगर उस पर मेंटेनेंस का इम्पोजिशन लगाया जाता है या फिर औरत मेंटेनेंस डिमांड करती है कि आलस से नौकरी ना करने की इच्छा कोई बहाना नहीं एक औरत को राइट से डिप्राइव करने की. बिल्कुल वही चीज अब लेडीज के लिए भी है कि अगर काम कर सकती हैं तो आप काम करिए. अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ में
का जो क्लॉज है वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट पे अप्लाई नहीं करता। जो इनएबिलिटी है खुद को मेंटेन करने की, इट कम्स फ्रॉम वेरियस सर्कमस्टेंसेस। शिक्षा का अभाव है, इग्नोरेंस है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, बाहर नहीं निकली है, दबा के रखा गया है, बहुत सारी चीजें हैं जो उस इनएबिलिटी को हाईलाइट करती हैं। कुछ केसेस में वो इनएबिलिटी बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। एक पढ़ी लिखी महिला जो नौकरी कर सकती है, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, वो क्यों हैंड आउट पे डिपेंड होना चाहती है, वो क्यों नहीं काम करना चाहती? जब समाज अब एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड की तरफ बढ़ रहा है, तुम्हें आगे बढ़ने का हौसला दे रहा है, तो तुम क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहती? राइट, तो ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी है। यू ट्रीट द मेन सेम वे यू ट्रीट द वुमेन, or you treat women the same way you're treating men. If you're not letting them take the excuse of voluntary unemployment, you cannot let women also to take the same excuse, especially when there is no hindrance by the society anymore, right? So it's actually a very good judgment if you think about it. मेंटेनेंस एलिमनी से रिलेटेड जो आंसर्स है उसमें आप इसे जरूर ऐड कीजिए। आर्टिकल 20 को हाईलाइट, अब सॉरी, आर्टिकल 14 को मेंशन करते हुए बड़ा ही बेहतरीन सा आंसर निकल कर आएगा। आप चाहें तो कमेंट्स में उसे मुझसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उसे पढ़ के आपको बता सकूं कि कितना अच्छा आंसर है या किस तरह का आंसर है। या फिर दृष्टि जुडिशरी में भी हमारे पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप अपने आंसर्स चेक करा सकते हैं। ठीक है, तो ये था केस। दोनों ही केस काफी प्रोग्रेसिव एटीट्यूड और को एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड और सोसाइटी का एक जो औरत को अबला मानने का जो माइंडसेट है उसको थोड़ा उसके ऊपर है, बियॉन्ड दैट, राइट। कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस वर हाईली क्रिटिकल, राइट। मैरिज सिर्फ 18 महीने की, यू आर सीकिंग अ करोड़ अ मंथ। कोर क्वेश्चन की क्वांटम ऑफ डिमांड जो है वो मैरिज की ड्यूरेशन के साथ मैच नहीं कर रहा। Educated women should be self-reliant. You're well educated, should not depend on handouts. You should earn and live with dignity. दो ऑल्टरनेटिव दिए। लीगल प्रोविजंस कौन से हैं इसमें? हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 जो कि इंटरिम मेंटेनेंस ड्यूरिंग पेंडिंग प्रोसीडिंग्स प्रोवाइड करता है। सेक्शन 25 परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स प्रोवाइड करता है। हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स पे अप्लाई करता है। दोनों स्पाउस मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, either spouse can claim maintenance under Hindu Marriage Act. The word spouse is mentioned, not the wife. Special Marriage Act 1954 section 36 interim maintenance, section 37 permanent alimony post divorce। और ये एक्ट उन लोगों पे लगता है जो डिफरेंट रिलीजन्स के हैं। ठीक है, so people of different religions coming together to solemnize a marriage will get their marriage solemnized under this act. इंडियन डिवोर्स एक्ट जो कि क्रिश्चियंस के लिए है, सेक्शन 36 प्रोवाइड्स फॉर इंटरिम मेंटेनेंस, सेक्शन 37 प्रोवाइड्स फॉर परमानेंट एलिमनी। पारसी मैरिज में सेक्शन 39 है। मुस्लिम पर्सनल लॉ अपने शरिया के बेसिस पे मेहर, इद्दत के दौरान और इद्दत के बाद इस तरह के प्रोविजंस हैं। लेकिन जो तो मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो पर्सनली अपने शरीयत एप्लीकेशन के बेसिस पे चलता है। इद्दत के दौरान मेहर या फिर वही डावर का जो उनका सिस्टम है अपना अलग है। बट सेक्शन 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हैज अ सेक्युलर एप्लीकेशन एंड आफ्टर दानियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इट वुड अप्लाई टू मुस्लिम वुमेन एज वेल, राइट। तो उसको शरिया को एक सेक्युलर प्रोविजन के साथ बैलेंस करके फिर मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया जाता है फॉर मुस्लिम वुमेन इज डिमांडिंग इट। ठीक है, इंडियन कोर्ट्स कैसे डिटरमाइन करते हैं मेंटेनेंस के क्वांटम को, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, राइट। 25 मतलब ऑल द सेक्शंस, नॉट ऑल बट हिंदू मैरिज एक्ट परमानेंट एलिमनी का क्या फ्रेमवर्क है उससे अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। ये केसेस जरूर अपने नोट्स में लिख लें और इन्हें डेफिनेटली अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट कीजिए। ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छे आंसर्स लिखें मेंस को क्वालिफाई करने के लिए, है ना। फाइनल परसेंटेज और रैंक जो बनती है वो मेंस के स्कोर से ही बनती है कहीं ना कहीं। तो आप जितनी मेहनत इस स्टेज पे कर लेंगे उतना ही अच्छा, उतने ही चांसेस बढ़ जाएंगे जज बनने के। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। अगले सेशन में मिलते हैं इसी तरह के किसी बहुत अच्छे केस के साथ। तब तक सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।